हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे विद्युत धारा, धारा घनत्व और उसके बाद में हमने अपवाह वेग के बारे में पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए गतिशीलता, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो गतिशीलता के लिए आप देखिए, आपने देखा था जो अपवाह वेग होता है Vd, वो समानुपाती होता है आरोपित किए गए विद्युत क्षेत्र के। ये आपको लास्ट वीडियो में ऐसे बताया था, किसी भी चालक के अंदर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा की ओर एक निश्चित वेग से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसके कारण ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स वेग होता है, जिस वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं और इसे Vd से लिखते हैं, और ये समानुपाती होता है E वेक्टर के। लेकिन यदि हम इसकी दिशा की बात करें तो Vd जो अपवाह वेग है उसकी दिशा हमेशा लगाए गए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर गति करेगा। अतः अपवाह वेग की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, Vd समानुपाती माइनस E वेक्टर के। अब यहाँ से यदि हम इस समानुपाती स्थिरांक को हटाएं, समानुपाती के चिन्ह को हटाएं और बराबर का चिन्ह प्रयोग करें, तो इसके लिए हमें एक स्थिरांक प्रयोग करना होता है, जिसे लिखते हैं हम म्यू से इनटू E वेक्टर एज इट, और नेगेटिव चिन्ह ये रहा। तो यहाँ पर ये जो म्यू आया है यह एक स्थिरांक है, यहाँ म्यू एक स्थिरांक है और इस स्थिरांक को कहते हैं हम गतिशीलता, जिसे गतिशीलता कहेंगे या गतिशीलता कहते हैं। और इसका मान, तो इसका मान आपने कल अपवाह वेग के लिए जो सूत्र देखा था Vd, वो कुछ इस तरह से था, Vd इज इक्वल टू E इंटू E अपॉन ME इंटू टाउ। यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश, E आरोपित किया गया विद्युत क्षेत्र, टाउ माध्य मुक्त समय और ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो यहां से यदि हम इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करें, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, इसे भी आप यहाँ नेगेटिव लगा करके शो कर सकते हो। यदि हम दिशा की बात करेंगे, अपवाह वेग की दिशा की, तो उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, तो इसे भी हम नेगेटिव लगा करके शो कर सकते हैं। तो यहाँ हम तुलना करेंगे तो अपवाह वेग की जगह अपवाह वेग है, विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र है। तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा E इंटू टॉय अपॉन ME। तो ये जो गतिशीलता म्यू है, यह स्थिरांक E इंटू टॉय अपॉन ME के बराबर होता है। हमसे एग्जाम में इसका एक प्रश्न पूछा जाता है, जो लगभग 2012 से और 2019 की एग्जाम्स में समथिंग 3 बार पूछा जा चुका है। वो होता है आपके लिए गतिशीलता का मात्रक। गतिशीलता का मात्रक क्या है? तो आप देखेंगे गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू, यहां से देखना है आपको, यहां से मात्रक निकालने में आसानी रहेगी। तो म्यू इज इक्वल टू, इधर है अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र जो इधर गुणा में है, इसे हम इधर लेकर के आते हैं, तो ये आएगा अपवाह वेग ऊपर और विद्युत क्षेत्र आ गया नीचे। अब हम इसका मात्रक बनाते हैं। तो मात्रक कैसे बनाएंगे? म्यू का मात्रक ये है अपवाह वेग, अर्थात एक वेग ही तो है, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड अपॉन ये हुआ विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के लिए मात्रक होता है हमारे पास में या तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, ये मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र के लिए। न्यूटन प्रति कूलम कहां से आता है? तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे आवेश। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो यहां से तो आता है न्यूटन प्रति कूलम। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था विभव बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। यहां से विद्युत क्षेत्र बराबर आता है विभव बटे दूरी। विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो यहाँ से आता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इन दोनों में से कोई भी वो मात्रक काम में ले लेता है। तो म्यू का मात्रक हो गया, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हुआ मीटर अपॉन सेकेंड इनटू नीचे वाला वहां कूलम ऊपर पहुंच गया, नीचे रह गया न्यूटन। तो
म्यू का मात्रक हो गया मीटर इंटू कूलम प्रति सेकंड इंटू न्यूटन, या फिर म्यू का दूसरा मात्रक होगा, यहां से मीटर ऊपर पहुंच के मीटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन एस इंटू वोल्ट, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इंटू वोल्ट। तो म्यू के ये दो मात्रक होते हैं। तो आपसे एक बार तो ऐसे पूछा गया कि मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इंटू वोल्ट किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, गतिशीलता का। एक बार डायरेक्टली पूछा गया गतिशीलता का मात्रक क्या होता है, तो इनमें से आप कोई भी एक मात्रक लिख सकते हो। यहाँ पर आकर के हमारा गतिशीलता का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा एवं अपबाह्य वेग में संबंध। तो इसके लिए हम एक चालक लेते हैं, यह हमने एक चालक तार लिया, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना कि A है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो विद्युत धारा के साथ में प्रवाहित हो रहे हैं। मुझे इसमें विद्युत धारा का मान निकालना है कि विद्युत धारा क्या होगी। तो विद्युत धारा के लिए हमने सूत्र पढ़ा था, विद्युत धारा I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, नेट आवेश अपॉन नेट समय, या फिर डेल्टा Q आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय डेल्टा T। तो अभी हम मान लेते हैं, माना किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या माना है कि ये चालक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इसके एकांक आयतन में है। यदि पूरे आयतन में हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो पूरे आयतन को हम n से गुणा कर देंगे तो हमें पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाएगा। चूंकि इसके एक आयतन में इलेक्ट्रॉन n है तो दो आयतन में हो गए 2n, तीन आयतन में 3n, और माना इसका पूरा आयतन है कैपिटल B वॉल्यूम, तो पूरे आयतन में हो गए इलेक्ट्रॉन कैपिटल B इंटू n। तो इस तरह से हम आयतन से गुणा करके n को और हम उस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कुल आवेश और दूसरी चीज चाहिए समय, जिससे हम विद्युत धारा का मान निकाल सकें। तो पहले हम बात करते हैं कुल आवेश की, कि डेल्टा T समय में जो प्रवाहित होने वाला आवेश है डेल्टा Q वो कितना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया हमारे पास में कितना, E, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमें वो आवेश निकालना है जो डेल्टा T समय में प्रवाहित हुआ। अर्थात पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा T समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए। पहले हमें ये पता होना चाहिए डेल्टा T समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। माना कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है E, तो 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 5E। तो हमें ये देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन लें अब यहाँ पर जो डेल्टा T समय में यहाँ से प्रवाहित हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर बैठ गए और हमने अपनी घड़ी को चालू किया कि डेल्टा T समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ का क्षेत्रफल तो है हमारे पास में कितना, A, जो यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वही यहाँ पर होगा। अब हमें पता है एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, n। तो यहाँ का आयतन कितना होगा, तो यहाँ के आयतन में क्या हुआ, जैसे ही हम यहाँ पर बैठे थे और हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो डेल्टा T समय में चलता हुआ यहाँ तक आ गया। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो डेल्टा T समय में चलता हुआ यहाँ तक आ गया।
तो डेल्टा टी समय में माना कि वो डेल्टा एल लंबाई तक चलता है। समय कितना लगा इसे डेल्टा टी, और डेल्टा टी समय में वह इलेक्ट्रॉन एल लंबाई तक आ गया। अच्छा, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा? बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं जो यहां से चल करके यहां तक आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका आयतन आ रहा है, ये जो हमारा आयतन आ रहा है, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में मूव कर गए। तो जो हम यहाँ कुल आवेश निकाल रहे हैं वो आवेश इस आयतन में या फिर इस आयतन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होगा। तो इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन आए यहां से और यहां तक, तो आप इस डायग्राम को इधर बना के देखते हैं तो ये इस तरह से एक छोटा सा बेलन बनता है। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास में? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जहां पर पाई आर स्क्वायर होता है इस वृत्त का क्षेत्रफल और एच होता है इस बेलन की ऊंचाई। लेकिन यहां पर हमारे पास में इस वृत्त का क्षेत्रफल है a, तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्षेत्रफल हो गया हमारे पास में a, और वृत्त की ऊंचाई कितनी ले रहे हैं हम यहाँ पर डेल्टा एल। तो इस आयतन, इस हिस्से का आयतन आ गया a इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा चला गया आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल इंटू लंबाई या क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, a इंटू डेल्टा है। ये डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा चला गया आयतन है। तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालना है हमें। हमें पता है एक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n। तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसे n से गुणा कर देंगे। जैसे कि आपको बता रहे थे एक आयतन में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो 5 आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। यदि एक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो 5 आयतन में 5n इलेक्ट्रॉन, तो v आयतन में vn इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही a इंटू डेल्टा एल आयतन में हो गए a इंटू डेल्टा एल इंटू n इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे यहाँ पर इस आयतन को हम एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा कर देंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास में। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयतन a इंटू डेल्टा एल इंटू एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई इस पूरे आयतन में। हमें इस पूरे आयतन में उपस्थित कुल आवेश निकालना है डेल्टा क्यू। इतने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ही, तो इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया? पता है कुल आवेश डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा? तो हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसको गुणा कर देंगे तो कुल आवेश आ जाएगा। जैसे यहाँ पे किया था एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E, 5 इलेक्ट्रॉन का 5E, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो गया a इंटू डेल्टा एल इंटू n इंटू ई। ये आया हमारे पास में कुल आवेश। अब हमारे पास में डेल्टा क्यू की वैल्यू है कितनी? a इंटू डेल्टा एल इंटू n इंटू ई। अब हमें चाहिए डेल्टा टी की वैल्यू। डेल्टा टी कितना है? तो देखिए हमें पता है समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। तो समय डेल्टा टी बराबर यहां कितनी दूरी चली इलेक्ट्रॉन ने? तो दूरी चली इलेक्ट्रॉन ने कितनी? डेल्टा एल अपॉन इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी? तो आपने देखा था जब हम इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में अपवाह वेग bd वेग से गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी? अपवाह वेग के बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन की चाल हो गई। ये आ गया हमारे पास में डेल्टा टी का मान। इसे लिखते हैं हम समीकरण 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में हम डेल्टा क्यू और डेल्टा टी के मान रख करके आई का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए समीकरण 1 एवं 2 और 3 से हम विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से हमें चाहिए विद्युत धारा I का मान। तो डेल्टा क्यू का मान आ गया समीकरण नंबर 2 में जो आया a इंटू डेल्टा एल इंटू एन इंटू ई, a इंटू डेल्टा एल इंटू एन इंटू ई अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मान है हमारे पास में डेल्टा एल अपॉन बी डी, जो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा।
यहाँ डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल आउट, आई इज इक्वल टू ए इंटू एन इंटू ई इंटू बी डी। ये आ गया हमारे पास में अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। इस तरह से हम अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।